Hello students, today we are here for the 8th lecture of our chapter number 1 in Foundation. In this lecture, we are going to study the most important topic of this chapter. The name of the topic is kinetic friction. In our previous lecture, we have talked about friction, and there are two types of friction. One is static friction, another one is kinetic friction. What is static friction, when it is applied, how can you find out the static friction, and the all related application related with the static friction we have already seen. But in today's lecture we will going to study about kinetic friction only. See, before starting to learn kinetic friction, few minutes we will revise what is static friction. What happened in static friction? Suppose you have an object on this surface, right? Suppose surface can afford maximum 10 Newton friction. Then what happened? See, if you applied 2 Newton force externally on this object, then surface can adjust itself so that the reverse force means what? अगर आप यहां से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सरफेस क्या करेगी? सरफेस will also exert 2 Newton force in opposite direction to the impending motion, right? इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 2 न्यूटन फोर्स ही बाहर से अप्लाई कर रहा है, सरफेस भी. तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला है वो जीरो हो जाता है. एंड इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. मीन्स कि आपके फोर्स लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि सामने उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन उसको लग गया है. अगर आप 2 न्यूटन की जगह पे 4 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सरफेस अपने आप में इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि ये भी सामने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देता है. अल्टीमेटली द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. Even though you are applying the force externally, still your object is at rest. Means there must be some another force that is acting in the opposite direction of the impending motion, and that force is known as static friction force, right? Now you increasing your external force. Suppose now you are applying 6 Newton from this side. Surface can afford up to 10 Newton. So now surface will adjust itself so that the 6 Newton will exert on the opposite direction. Ultimately the net force is zero. Ultimately your object is at rest. Even though you are applying 2 Newton or 4 Newton or 6 Newton force, your object is steady. Means there must be some another external force which is acting in opposite direction to the impending motion. और ये फोर्स कब तक लगेगा? सपोज आप 6 न्यूटन में से 8 न्यूटन करोगे तो ये भी 8 न्यूटन कर देगा. सपोज आप 9 न्यूटन करोगे तो ये भी 9 न्यूटन करेगा. सपोज आप 9.5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो ये भी 9.5 न्यूटन का फोर्स सामने लगाएगा. सपोज आप 10 न्यूटन का फोर्स बाहर से लगा रहे हैं तो ये भी बाहर से अपने आप से इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी सरफेस कि ये भी सामने से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी. लेकिन इस बार ये सरफेस की हालत बहुत खराब है. क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत से, ये सरफेस ने अपनी पूरी ताकत उसके पीछे झोंक दी है.
आप बाहर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, सरफेस मैक्सिमम 10 न्यूटन ही लगा पाता है अपोजिंग फोर्स। तो अब क्या होने वाला है, आप बाहर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं और ये पूरी ताकत से 10 न्यूटन से आपका अपोज कर रहा है। अल्टीमेटली अभी भी ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 ही है। If net force is 0 means your object is at rest. But अब हालत क्या है, ये ऑब्जेक्ट मूव होने ही वाला है। जस्ट थोड़ा सा भी बाहर से फोर्स मिल गया तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगे। सपोज कहीं ना कहीं से आपने 10 न्यूटन की वजह बदले 11 न्यूटन या तो 12 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। इतना फोर्स मिलते ही ये सरफेस अपोज करना चाहती थी। बाहर से 12 न्यूटन आ रहा है तो ये भी 12 न्यूटन कहीं से अपोज करने के लिए फाइंड आउट कर रही थी, लेकिन इसका मैक्सिमम का मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स कितना हो सकता है, 10 न्यूटन। तो इसके पास 10 न्यूटन ही है और बाहर से 12 न्यूटन आ रहा है। अल्टीमेटली रिजल्टिंग फोर्स 0 नहीं हो रहा है। ये डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आपको नेट फोर्स मिल रहा है और उसकी वजह से जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट स्टेडी नहीं हो पाएगा, अभी ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में से मोशन पर आता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाता है। जैसे ही एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तब आप ये नहीं बोल सकते कि अभी जो लगने वाला अपोजिंग फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। नहीं, अभी जो लगने वाला जो अपोजिंग फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? If your object is moving means the opposing force must be kinetic friction, not static friction. If your object is steady and you are applying some force and still your object is not moving, means static friction is there. Okay. So मैं आपको एक ग्राफ के बारे में बताना चाहता हूं। सपोज यहां पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब क्या हो रहा है, मैं एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर कर रहा हूं और y एक्सिस पे फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। किस्सा वही है कि सरफेस 10 न्यूटन तक मैक्सिमम अफोर्ड कर सकती है और आप पहले 2 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन और उसके बाद 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन है तब फ्रिक्शन भी सामने कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन है तब सामने फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन ही है। जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन है तब सामने फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन है। जब एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन हो रहा है तब सामने फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन हो रहा है। जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है तब सामने भी 10 न्यूटन लग रहा है। और अब तक जो ये सेल्फ एडजस्ट होते हुए जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब एक ऐसी लिमिट आ गई है कि अब आप जरा सा भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तब आपका ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा और तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तब जाके काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा तो कम लगता है।
सपोज कि एक बड़ा सा कपबोर्ड है, उसको आप अकेले हिला रहे हो तो वो कपबोर्ड जरा सा भी मूव नहीं हो रहा है आपसे। फिर आप क्या करते हो, आप अपना पूरा फोर्स उसके ऊपर झोंक देते हो। Even though applying maximum force that you can afford, still that cupboard is not moving. Then after what you will do? You will call your few fellows. Ask them to move that cupboard. अब आपके पास, आप अकेले नहीं हो, आपके पास 2-3 बंदे और हैं, और आपने क्या किया इस तरह से, आपने ये किया कि आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया। कैसे? सभी लोगों को बोला कि आप इसको मूव करने की कोशिश करो। सभी लोग मूव कर रहे हैं, मतलब कि पहले आप अकेले कर रहे थे, अब ज्यादा लोग कर रहे हैं। ज्यादा लोग जब वो कबर्ड को मूव करने जा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया, और वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कबर्ड रेस्ट में से मोशन में आ गया। और एक बार अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, फिर आपको उतना फोर्स नहीं करना पड़ता है जितना उसको स्टेडी में से मोशन में करना पड़ता था। आप एक बात समझो कि अगर ये ब्लॉक है, ये स्टेडी है, वो स्टेडी में से रेस्ट में से उसको मोशन में लाने के लिए मेरे को ज्यादा फोर्स करना पड़ता है। लेकिन एक बार देखो, रेस्ट में से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स करना पड़ता है, लेकिन एक बार ये मोशन में आ गया फिर तो अपने आप इजीली चलता जाएगा। स्टडी में भी हमारा ऐसा ही है ना कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे को 3 चैप्टर करने हैं, तो 3 चैप्टर कैसे करूं, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, पहले दोपहर को ये करूंगा, आप स्टडी करते नहीं हो। आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप स्टडी करने नहीं जा रहे हो। कठिन क्या है? कठिन स्टडी एक बार शुरू करना कठिन है। एक बार आप स्टडी शुरू कर दोगे, उसके बाद तो जितने भी चैप्टर्स हो फटाफट खत्म हो जाएंगे। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में से मोशन में लाना कठिन काम है। एक बार वो मोशन में आ गया फिर उसको स्लाइड करना तो इजी है। हेलो, तो मैं ये बोलने जा रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब जाके काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होगा। आप ग्राफ ड्रॉ करो तो आप 2 न्यूटन लगाते हैं तो सामने 2 न्यूटन लगने वाला है, आप 4 न्यूटन लगाए तो सामने 4 न्यूटन लगने वाला है, आप 6 न्यूटन लगाओगे तो सामने भी 6 न्यूटन का फ्रिक्शन मिलेगा, आप 8 न्यूटन लगाते हो तो सामने भी 8 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, आप 10 न्यूटन लगाते हो तो सामने भी 10 न्यूटन मिलेगा। और अब तक जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। ग्राफ प्लॉट करो आप, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। अब ये जो आया ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसके बाद सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा सकती है। अब थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तब जाके काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पूरी लाइन है जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, और तब जाके जो फ्रिक्शन लग रहा है वो सारा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये 45 डिग्री वाले स्लोप पे जो दिख रही है, उसको बोलते हैं आप, तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैक्सिमम इतना लग सकता है, इसको आप एफएस मैक्स भी बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं एफएस मैक्स। ये लिमिट तक फ्रिक्शन लग सकता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। जैसे ही मूव हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जितना नहीं रहता उससे थोड़ा सा कम आ जाता है। तो ये सारा डिस्कशन आपके मॉड्यूल में दिया गया है। आई विल रीड व्हाट इज देयर इन योर मॉड्यूल। टॉपिक नंबर 1.6, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन is one type of friction. Mainly there are 2 types of friction. One is static friction, another one is kinetic friction. We have already discussed about static friction. Now we are going to discuss about kinetic friction. As shown in figure,
Think about a static object with mass m lying on the horizontal surface of a table. Here, object is not moving even though we are applying some external force, because static friction is acting on the opposite direction of an object. But if we increase the applied external force slightly greater than the Fs max, आप Fs max से ज्यादा सा थोड़ा सा external force लगा रहे हैं, तब क्या होगा? Your object will start motion. See, external force कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा है. तब जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है. Experiment shows that as the relative motion starts, magnitude of frictional force becomes less than the maximum static frictional force, Fs max, as shown in figure. एक्सपेरिमेंट से हमको यह पता चल रहा है कि Fs max क्या बोल रहे हैं वो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा सा तो कम रहता ही है. तो ये पूरा ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. आप 11th साइंस में आओगे तब आपको ज्यादा डिटेल में ये सब मालूम करोगे इसके बारे में. और अभी भी मैंने पूरा का पूरा ही बता दिया, ऐसा नहीं है कि कुछ आपके लिए छोड़ा है 11th के लिए, सारा की सारी थियरी बता ही दी है. ये देखो आप, द फ्रिक्शनल फोर्स opposing the relative motion of the contact surface is called the kinetic friction. What is static friction? The opposing force, opposing force कौन सा? जो impending motion है, मोशन हो नहीं रही है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डायरेक्शन में मोशन होने वाली है. इंपेंडिंग मोशन का जो अपोज करता है फोर्स, उसको आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. इसमें क्या है? इसमें तो मोशन हो रही है, तो जो रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. राइट? Like static frictional force, kinetic friction also doesn't depend on the contact area and it is proportional to the normal reaction. See, object सरफेस के ऊपर कितना एरिया कवर करता है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं डिपेंड करता था, काइनेटिक फ्रिक्शन भी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. साथ साथ में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शन में था, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शन में. मींस क्या? मींस एफ के proportional to n. If you remove the proportionality, you have to put one constant value, and that constant value is mu k into n. What is this mu k? Mu k is known as coefficient of kinetic friction. ऐसी सारी बातें ही हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में की थी. उसमें क्या था? उसमें ये था Fs प्रोपोर्शनल टू n. सो आपने प्रोपोर्शनलिटी रिमूव की तब आपने म्यू एस पुट किया था, और म्यू एस को आप बोल रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो ये फॉर्मूला सेम ही है. स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू के आता है. ये दोनों कांस्टेंट डिजिट है तो डायमेंशन लेस ही होने वाले. लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेरिमेंट शोज दैट म्यू के is always less than mu s. एक बार ऑब्जेक्ट को रेस्ट में से मोशन में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उतना वर्क उसको मोशन कंटिन्यू रखवाने के लिए नहीं करना पड़ता है. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में. सो ये सारी बातें आप अपने बुक में नोट डाउन कर लेना. आगे बढ़ते हैं. We have to remember that to bring a body into motion from steady state, the external force has to overcome the maximum static friction. But once body has come into the motion, the external force has to face kinetic friction, and kinetic friction is always less than the maximum static friction. So ये सारी बातें ही मैंने अल्टीमेटली आपको बोली थी अब तक. Types of friction: sliding friction, रोलिंग फ्रिक्शन. सी, ये क्या है मैं आपको बताता हूं. फ्रिक्शन के दो टाइप है. सपोज फ्रिक्शन फोर्स है, उसके दो टाइप है. पहला टाइप है
स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या रहता है, सपोज आपके पास कोई एक कबर्ड है बड़ा वाला, आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं, आपने 3-4 लोग बुला लिए, एक बार वो ऑब्जेक्ट स्लाइड होने लगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप 3-4 लोग ऐसे करते करते हम ऐसा करते करते आपको बहुत सारा फोर्स कंटिन्यूसली अभी भी आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है। और जब भी स्लाइड होता है तभी भी आवाज ऐसे किचू 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 ऐसे ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे आप स्लाइड करते करते जा रहा है। लेकिन अगर आप समझो कि वही कबर्ड के नीचे तुम लोगों ने टायर फिट कर दिए, मतलब कि कुछ ऐसे व्हील्स लगा दिए, तब आपको उतना फोर्स नहीं करना पड़ रहा है। तुम विचारो ना यार, अपना घरे केवी सिचुएशन हो, सपोज हम पहले के जमाने में क्या रहता था कि जो सोफा सेट रहता था उसके बाजू में एक बड़ा सा ट्रिपॉय रहता था, और वो ट्रिपॉय जनरली बिना पहिए वाला रहता था। तो जब भी वैसे घर में जैसे जो 2 बच्चे रहते थे छोटू मोटू, उसको आप बोलो कि भाई वो छोटू मोटू मम्मी को बोलते मम्मी मम्मी मेरे को बाहर खेलने जाना है, नहीं अभी खेलने मत जाओ, मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आएगा तो बाहर ट्रिपॉय कौन लगाएगा, आप दोनों उसको खींच के लगा देना, तब मैं उसको चाय पानी दे दूंगी। तो बच्चे को खेलने जाने को नहीं मिलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सब लोगों ने सोचा कि ये दोनों बच्चे ऐसे करके करते 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 वो ट्रिपॉय सामने लगवाते हैं, तो इतना सारा फोर्स क्यों जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो फोर्स की जगह पे थोड़ा कम फोर्स लगे और फिर भी वही काम हो जाए। तो लोगों ने सोचा कि उसके नीचे पहिए लगा दो, और पहिए लगाने की वजह से अगर आप अभी छोटू मोटू बोले कि मेरे को खेलने जाना है, मम्मी बोले कोई बात नहीं जाओ, मेहमान आएंगे तो मैं ऐसे जस्ट हिला दूंगी, ट्रिपॉय अपने आप थोड़ा हिलते हिलते आ जाएगा, काम आसान हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अभी भी बहुत सारे फोर्स की जरूरत रहती है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है तो उसको स्लाइड करवाने में आपको बहुत सारा फोर्स लगने वाला है, लेकिन उसको रोल करवाने के लिए इतना सारा फोर्स नहीं लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, जब ऑब्जेक्ट रोल होता है तब रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। व्हाट इज स्लाइडिंग, व्हाट इज रोलिंग, ये मैं आपको बता दूं। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है तो ये स्लाइड हो रहा है। सपोज कि ये रिंग ऐसे जा रही है तो ये स्लाइड होते होते जा रही है, लेकिन अगर ये रिंग ऐसे जा रही है तो ये रोल होते होते जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट रोल करता है, ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, एट दैट टाइम द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग. When object is sliding, at that time sliding friction take place. So here there are sliding friction, the friction that exists between two surfaces in contact when the body slides on the surface is known as the sliding friction. When the body rolls, at that time rolling friction will act. Let us see what is rolling friction. When a disc, ring or sphere is rolling without sliding on a surface, the line that touches the surface remains momentarily steady. On such a body, static or kinetic friction doesn't act. Then why does it stop after rolling over a certain distance? Why do they not continue that motion with constant velocity? In such motions of the body, rolling friction is acting, and hence continue the motion, some external force has to be applied. ये सेंटेंस ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रिंग है, तो जो रिंग है, सपोज कि रिंग का ये वाला पोर्शन, रिंग रोल होती है तो उसके जो नीचे वाला पोर्शन है, जो जस्ट एक पॉइंट है, जैसे ही ये रोल होती है
वो टाइम पे क्या होता है, जो नीचे का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो मोमेंटरीली तो स्टेडी ही रहता है। अगर वो मोमेंटरीली स्टेडी है, मोशन नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है उसमें। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट मूव ही होता रहना चाहिए ना। फिर ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, सपोज कि कोई एक बॉल ही ले लो, बॉल को आप ऐसे रोल करते हो तो बॉल तो रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, फिर भी बॉल रुक क्यों रहा है? क्योंकि तब उस पे काइनेटिक नहीं पर रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में बहुत सी कम होती है, ऑलमोस्ट 1000 पार्ट जितना कम रहता है। हाँ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाओ और रोल करवाओ तो जो ऑब्जेक्ट रोल होता है वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है वो कम दूरी तय करेगा। तो रोलिंग में ज्यादा दूरी तय क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन, जो अपोजिंग फोर्स है वो कम है। कितना कम है? 1000 पार्ट जितना कम है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई है कि फॉर अ बॉडी, अ गिवन मास एंड अ गिवन सरफेस, द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस। मच लेस मतलब कितना? तो कि समटाइम्स द 1000 पार्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। आप ये बोलो मेरे को कि फ्रिक्शन जो है वो बेनिफिशियल है कि बेनिफिशियल नहीं है? अकॉर्डिंग टू यू फ्रिक्शनल फोर्स इज बेनिफिशियल्स और नॉट बेनिफिशियल्स? आप पहले तो देखो, किसी भी मशीन में अगर फ्रिक्शन है तो जो आउटपुट पावर मिलने वाला है उसमें से बहुत सारा प्रोपोर्शन हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है। इस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और हीट जो प्रोड्यूस होता है वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो ये तो हमारा नुकसान ही हुआ। उसके बाद देखो आप कि अगर कोई दो सरफेसिस कंटिन्यूअसली एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड कर रही है और रिलेटिव मोशन हो रही है तो क्या होगा? तो नॉइज ज्यादा आएगा। किसी भी मशीन में आप देखो तो बहुत सारे नॉइज आते हैं। नॉइज क्यों आते हैं? क्योंकि रिलेटिव मोशन कंटिन्यूअसली हैपन ऑन दैट मशीन। दैट्स व्हाई द नॉइज प्रोड्यूसेस। सो अल्टीमेटली नॉइज इज वन टाइप ऑफ नॉइज इज हार्मफुल फॉर अस। सो आप ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से नॉइज प्रोड्यूस होते हैं, हीट फॉर्म होती है और ये सारे डिसएडवांटेजेस है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से हमको बेनिफिट भी बहुत होता है। क्या बेनिफिट? मेरे को बोर्ड पे लिखना है तो ये पेन और बोर्ड के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ही मैं लिख पाता हूँ। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं कुछ लिख नहीं पाता। इवन हम लोग जो अर्थ के ऊपर चल रहे हैं तो ये जो वॉकिंग कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी फ्रिक्शन ही है। अगर आप देखो तो पूरी ऐसे ऐसे स्मूथ सरफेस ले लो, सपोज कि कहीं पे बर्फ गिरा हुआ है तो उस पे आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से आप चल पा रहे हैं। इवन कोई भी व्हीकल्स है वो मोशन कर रहा है और उसको अचानक से आपको रोकना है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ब्रेक कैसे लगती है? तो कि जो शू रहता है, ब्रेक का जो शू और डिस्क रहता है उसके बीच में ये ऐसा कांटेक्ट होता है और वो कांटेक्ट की वजह से ही व्हीकल रुकता है। मतलब फ्रिक्शन की वजह से आपका व्हीकल स्टॉप होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। इवन कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे अवकाशी पदार्थ रहते हैं, एस्टेरॉइड, वो अर्थ के अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन जो बाहर का जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें और वो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो पूरा ऐसे ब्लास्ट हो जाता है और अर्थ के ऊपर कोई ऐसे पदार्थ बाहर से नहीं आ पाते। उसकी वजह से हम लोग की जान सुरक्षित है। सो अल्टीमेटली ये भी बेनिफिट है। नुकसान कहाँ है? तो कि कहीं जो जंगल एरिया रहते हैं उसमें दो पेड़ों की शाखाओं के बीच में ऐसे शाखा रहती है तो उसमें स्पार्क होता है और स्पार्क की वजह से आग लग सकती है, पूरा जंगल बर्न हो जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ। अमेज़न के जंगल में जो आग लगती है वो भी ऐसे ही लगती है। तो कई केस में फ्रिक्शन बेनिफिशियल है, कई केसेस के अंदर फ्रिक्शन नुकसानकारक है। तो ये आप कैसे यूज करते हैं उसका उस पर डिपेंडेंट ज्यादा है। नॉइज कम करने के लिए
आप ऑयल और ग्रीस ऐसी सारी चीजें लगा सकते हैं। सपोज कि आप घर के बाहर जो आपका जो वो क्या बोलते हैं झूला रहता है, और झूले के ऊपर जो ऐसे जो आवाज आती है कभी कभार कीचूड़ कीचूड़ करके, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, फिर वो आवाज कम हो जाती है। तो नॉइज ऐसे आप फ्रिक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऑयल ग्रीस ऐसी सारी चीजें लगा सकते हैं। सपोज के स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करना है तो आप उसको रोलिंग में कन्वर्ट कर दो, नीचे टायर फिट कर दो, या तो फिर आप बॉल बेरिंग का यूज करो। तो ये सब करने से फ्रिक्शन कम हो सकता है। So let us see the advantages and disadvantages of the friction. Under certain conditions, friction is undesirable. Due to the friction opposing the relative motion between two different parts in the machine, power is dissipated in the form of heat. आपका जो पावर है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट जो है वो अनडिजायरेबल है। To decrease the kinetic friction, let them lubricants. Let the use lubricant. लुब्रिकेंट क्या रहता है, ग्रीस, ऑयल, सोप, एयर, ये सारी चीजों की वजह से आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। अनदर वे इज टू यूज बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग क्या रहता है, आपने देखा होगा शायद, ऐसा यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल होता है तो ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, रोल होते हैं, तो इसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का 1000 पार्ट है। सो अल्टीमेटली आप फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो जिधर भी आप यूज कर सके तब आप बॉल बेरिंग्स का यूज करने लगो, तब आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ये देखो, इन सर्टेन कंडीशन फ्रिक्शन इज नेसेसरी ऑल्सो। द काइनेटिक फ्रिक्शन डेसिपेट्स द पावर, बट it is needed to stop the vehicles. It is used in brakes in machines and automobiles. It is only due to the friction that we are able to walk. हम चल पा रहे हैं वो भी फ्रिक्शन के ऊपर ही आधारित है। It is not possible for a car to move on a very slippery road. Normally the friction between the tires and the road is necessary external force needed to accelerate the vehicle. तो क्या आप यूज करते हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस है काइनेटिक फ्रिक्शंस के, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ये बोला गया है कि एफ के मीन्स व्हाट, कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है मीन्स क्या, आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अभी ये स्टेडी नहीं है, यहाँ पे रेस्ट नहीं लिखा हो, यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो ये पूछ रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या, कि अभी आप ये टाइम पे देखो तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। आप थोड़े टाइम बाद देखो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो आप वेलोसिटी में चेंज कितना देखोगे, v2 माइनस v1, बाद में क्या वेलोसिटी थी, पहले क्या वेलोसिटी है, वो आप चेंज देखो। तो चेंज क्या होगा, बाद में भी 5 है, पहले भी 5 थी। सो अल्टीमेटली चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, इज 0। एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, यू कैन डिफाइन द एक्सेलरेशन एज डेल्टा v बाई डेल्टा t, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, t2 minus t1, but change in velocity is 0. Change in velocity is 0 means what, acceleration is 0. If acceleration is 0 means what, net force on the object is 0, because net force क्या रहता है, mass into acceleration, but acceleration 0 है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, net force 0 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी कब रहेगी, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, जब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा मीन्स व्हाट, कि अगर आप बाहर से एफ फोर्स लगा रहे हैं तो एफ के को भी कितना रहना पड़ेगा, एफ जितना ही रहना पड़ेगा। अगर ये जितना है उतना ही ये रहा, तब जाके आप ये बोल सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड एफ के क्या होगा,
कैपिटल एफ जितना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ लेवल सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन। वेलोसिटी कांस्टेंट है तब 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। वेलोसिटी चेंज हुई, 2 की जगह पे 4 हुई, 2 की वजह से भले ही ना 4 हुई, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही बाहर से अप्लाई फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ही वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे अगेन अगर वेलोसिटी 2 की जगह पे 4 हुई, फिर भी फ्रिक्शन तो कितना लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। बाहर से फोर्स कितना लगेगा, वो भी 10 न्यूटन ही लगेगा। A force that opposes the motion of one sliding over the another is called, अगर एक के ऊपर दूसरी सरफेस है और वो स्लाइड हो रही है, तब कौन सा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स। और वैसे भी हमारा टॉपिक फ्रिक्शन का ही चल रहा है, तो वही आने वाला है। लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू, लुब्रिकेंट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शन कम करने के लिए, ऑब्वियसली। SI unit of friction force is what? Ultimately friction force is one type of force and the unit of force is Newton. That's why the friction force का unit भी क्या रहेगा, Newton ही रहेगा। When we apply a small force on an object placed on a rough table such that object doesn't move at all, then the kind of friction force between the object and the table is what? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टेबल के ऊपर रखते हैं और उसको बाहर से फोर्स दे रहे हैं, फिर भी ये ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, रोलिंग लगेगा, स्लाइडिंग लगेगा, स्टैटिक लगेगा, कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, ऑब्वियसली किसी भी ऑप्शन में स्टैटिक नहीं दिया है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन ये तो लगने वाला ही नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। ये तो कब लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब ये लगेगा, ऑब्जेक्ट तो मूव हो नहीं रहा है। बोथ रोलिंग एंड काइनेटिक ये तीनों नहीं लगेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, नाइदर रोलिंग नॉर काइनेटिक। पर लगेगा क्या, स्टैटिक। ठीक है, अ फ्रिक्शन कैन नॉट एक्ट थ्रू एम्प्टी स्पेस। यस, अगर फ्री स्पेस रहेगा तो ही फ्रिक्शन नहीं होगा। बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टच करवाओ, टचिंग विथ मेटल और टचिंग विथ वुडन, अगर कांटेक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। अगर कांटेक्ट हुआ तो फ्रिक्शन लगेगा। फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस के अंदर कोई किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स उस पर नहीं लगता है। Which of the following is correct options for two surface in contact? Sliding friction is more than the rolling friction is more than the sliding friction is equal to the rolling friction, none of this। देखो rolling friction बहुत कम रहता है, वो स्लाइडिंग से भी कम रहता है, काइनेटिक से भी कम रहता है, स्टैटिक से भी कम रहता है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। सो आवर करेक्ट चॉइस इज व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। यस, रोलिंग कम रहेगा, स्लाइडिंग ज्यादा रहेगा। ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, that's it for today's lecture. We have discussed all the topics related with chapter number 1. Hope you guys learn easily. Try to make yourself in touch with the foundation courses. I know it is hard for you because you have parallelly your own stuff related with standard 9, but still if you can manage to give some time to the foundation syllabus, then it will be more beneficial for you when you reach in your standard 11th or 12th. If you want success in very less age, means you have to work hard from your little age. So this is the only way. Hope you guys can understand all these things. I am trying my best to give maximum what I can give. So hope you guys can learn this. That's it from our chapter number 1 and even today's lecture. જ્યારે પણ તમે લોકો ફ્રી પડો ત્યારે થોડુંક આ બધું જોતા જજો. ઠીક છે?
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।